A very good evening to all of you. In our last two class, we discussed about the Kirchhoff rules, which are used to solve the complicated electric circuits. दो Kirchhoff rules हमने discuss किए थे, KCL and KVL. Today we are going to apply those Kirchhoff rules to the problems of Kirchhoff's which have come in your board exams. तो ये सबसे पहली न्यूमेरिकल है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आई है. अब इसमें इस तरह से एक फिगर आपको गिवन थी, ठीक है. यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस आपके पास 5 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम का, दो सेल प्रेजेंट है, एक का ईएमएफ 12 वोल्ट है एंड सेकंड का ईएमएफ आपका 6 वोल्ट है. और आपको तीन करंट गिवन है. पहले वाले सेल से जो करंट आ रहा है वो I1 है, सेकंड वाले सेल से जो करंट आ रहा है वो I2 है, और ये दोनों करंट आपस में आगे जाके कंबाइन होते हैं एंड देन दे मेक करंट I3. फिर ये I3 करंट बना देते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यूजिंग किरचॉफ रूल्स, मेंशन कर दिया था किरचॉफ रूल ही यूज करने हैं. कैलकुलेट I1, I2 और I3. I1, I2, I3 की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है. तो लेट अस देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं ये कैसे होता है. तो बेटा किरचॉफ रूल अप्लाई करने से पहले योर फर्स्ट टास्क इज यू हैव टू मेक लूप. आपको लूप की डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो KVL है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो लूप की डायरेक्शन के थ्रू ही आपका लगेगा. तो लेट अस मेक द डायरेक्शन ऑफ लूप. तो मैं क्लॉकवाइज लेता हूं तो दोनों में क्लॉकवाइज ले लेता हूं. लूप बेटा यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे जिनमें सेल आ रहा हो. तो पहला मैं कंसीडर करूंगा ABEF, एक सेकंड में कंसीडर कर लूंगा BCDE, ये वाला, ठीक है. ये मैंने पहला लूप बना दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड सेकंड लूप यहां पे मैं ले लेता हूं. ये भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ले रहा हूं. आप चाहो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक. चलो लेट अस अप्लाई. अब बेटा आपको ध्यान रखना है, अगर आपके 3 अननोन है, यहां पे देखो I1, I2, I3, 3 अननोन क्वांटिटीज को हमें कैलकुलेट करना है, तो बेटा कम से कम हमें 3 इक्वेशंस की नीड पड़ेगी. अगर आपके 2 अननोन क्वांटिटीज होती है तो आपको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है. 3 अननोन क्वांटिटीज है तो 3 इक्वेशन की आपको जरूरत पड़ेगी. तो बेटा राइट नाउ हमारे पास 2 तो लूप प्रेजेंट है, ठीक है, जिनमें सेल्स है, और एक और इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 इक्वेशन तो हम यहां से बना लेंगे, ठीक है. तो इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं एक बार. सबसे पहले लूप के लिए मैं बना रहा हूं, तो कंसीडर कर रहा हूं मैं लूप अपना A, B, E, F एंड T. ये मैंने कंसीडर किया है. तो लेट अस अप्लाई अपना किरचॉफ वोल्टेज लो, ठीक है, KVL. और मैं यहाँ पे दोनों आपके लिख देता हूं, समेशन I इज इक्वल टू 0, ये आपका KCL है, एंड समेशन EMF इज इक्वल टू समेशन IR, ठीक है. तो समेशन IR इक्वल्स टू समेशन E आपका होता है, ये आपका KVL होता है, ठीक है. लेट अस अप्लाई. तो लूप ABEFA के ऊपर मैं अप्लाई करने वाला हूं अपना KVL अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है. तो KVL अप्लाई करते हैं, देखते हैं बेटा. तो मैंने आपको बताया ही था EMF के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ लूप की डायरेक्शन देखनी होती है. तो पहले चेक करो इस लूप में कितनी सेल प्रेजेंट है. तो सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, तो इस सेल के लिए आपको EMF की लिखना पड़ेगा, साइन क्या होगा. तो चेक करते हैं बेटा. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बेटा क्लॉकवाइज में मूव करेंगे, तो जब इस तरह से मूव करेंगे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे. देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. तो इस लूप में आप जब क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन होगी सेल के लिए. तो फाइनली पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव. तो आपका साइन क्या होगा EMF का? प्लस. तो आपका आ जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू. तो EMF हमने लिख लिया. अब यहाँ पे और कोई सेल प्रेजेंट नहीं है और किसी के लिए नहीं लिखना है. इक्वल्स टू अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आपको लिखना है. तो बेटा यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, एक 5 ओम वाला, एक 2 ओम वाला. दोनों के लिए लिखना पड़ेगा. लेट अस राइट. तो सबसे पहले इस 2 वाले के लिए लिख लेते हैं. देखो बेटा, अब जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के लिए लिखते हो तो आपको लूप और करंट दोनों की डायरेक्शन देखनी होती है.
अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव। अब चेक करो बेटा, इसमें ये रेजिस्टेंस है जो 2 ओम का, इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और आप लूप में चेक करो इसके पास में ही देखो करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो दोनों की डायरेक्शन नीचे है, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड योर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज योर, और साइन क्या बनेगा बेटा इसका, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन हमने ले लिया। अब चेक करते हैं दूसरा बेटा, दूसरा रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है, तो चेक करो करंट की डायरेक्शन इसमें ऊपर की तरफ है, रेड से मैंने मार्क की है करंट की डायरेक्शन, और लूप की डायरेक्शन देखो बेटा वो भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस आएगा आपका प्रोडक्ट, तो आंसर बनेगा आपका प्लस। करंट है इसमें बेटा I1 और रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस भी मैंने लिख लिया, दो ही रेजिस्टेंस प्रेजेंट थे, एक सेल प्रेजेंट था। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिफ्रेश करके लिख लेते हैं। तो बेटा यहां पे 2 इंटू I3 प्लस में 5I1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 12 के। तो दिस विल बिकम आवर इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी, दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट अस मेक द सेकंड इक्वेशन, सेकंड लूप के लिए अप्लाई करते हैं। तो बेटा लूप बी सी डी ई एंड बी पूरा कंप्लीट क्लोज करना आपको, केवीएल क्लोज सर्किट्स के लिए ही अप्लाई होता है। तो बेटा सबसे पहले समेशन ई इक्वल्स टू समेशन आई आर होता है, तो समेशन ई पहले ईएमएफ के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले सेल चेक करो कितने हैं, सिर्फ एक सेल है, तो इस सेल के लिए आपको लिखना है प्लस होगा या माइनस होगा, और आपको पता है सेल के लिए सिर्फ लूप की डायरेक्शन देखी जाती है, करंट की डायरेक्शन बिल्कुल मत देखना, गलत हो जाएगा नहीं तो। अब देखो बेटा लूप की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इस तरह से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, देखो क्लॉकवाइज चलते हुए सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जब आ रहे हैं ना इस तरह से, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आने लग रहे हैं, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब हमें लेना है -6 वोल्ट, ठीक है। तो आपका -6 बनेगा, ठीक है, वोल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे -6 मैंने खाली लिख दिया। तो बस सेल एक ही प्रेजेंट था, इक्वल टू अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको रेजिस्टेंस के लिए लिखनी है, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो आपको करंट एंड लूप दोनों की डायरेक्शन पे फोकस करना है, ठीक है। तो लेट अस राइट, तो यहाँ पे आपके दो रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है बेटा, दोनों के लिए लिखते हैं। सबसे पहले मैं 3 वाले के लिए लिख रहा हूँ, देखो 3 के लिए चेक करो, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, लूप की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस करंट है आपका I2 मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस आपका लिख दिया। अब देखो सेकंड वाले के लिए, करंट की डायरेक्शन बेटा नीचे है और लूप की डायरेक्शन ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये नीचे ये ऊपर, माइनस आएगा, तो माइनस करंट है बेटा I3, जो आपका 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसमें I3 करंट, एंड रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, ठीक है। अब माइनस तीनों में, तो माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 3I2, एंड बेटा ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा 2I2। इसको रिफ्रेश करके लिखे तो आप इस तरह से लिख सकते हो 3I2 प्लस में 2I3 इक्वल्स टू 6, ये बन जाएगी बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। तो दो लूप्स के लिए मैंने इक्वेशन लिख ली है, फर्स्ट इक्वेशन ये बनी, सेकंड इक्वेशन ये बनी। अब बेटा हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, पर जो अननोन क्वांटिटीज है वो 3 है, I1 है, I2 है और I3 है, ये तीनों कैलकुलेट करना, और जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तो बेटा केवीएल तो हमने अप्लाई कर दिया, आप चेक करते हैं क्या केसीएल भी अप्लाई हो सकता है, अगर यहाँ पे जंक्शन प्रेजेंट है तो केसीएल भी अप्लाई हो सकता है। तो देखो चेक करते हैं, केसीएल अप्लाई करते हैं, देखो केसीएल यहाँ पे बेटा कौन से अप्लाई किया हमने, केवीएल अप्लाई किया, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वी हैव अप्लाइड केवीएल। अब ब्रैकेट में लिख दो क्या अप्लाई कर रहे हो, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, ठीक है। दोनों अपने जो लो है उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, ठीक है। केसीएल अप्लाई करते हैं बेटा, आप जंक्शन ढूंढो, यहाँ पे करंट कहाँ मीट कर रहे हैं, देखो यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, ये मीट कर रहे हैं पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे योर जंक्शन। तो I1 यहाँ से आ रहा है बेटा, जंक्शन की तरफ आ रहा है, देखो जंक्शन की तरफ आ रहा है, बी को आप जंक्शन ले सकते हो, दो करंट मीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों करंट इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, और करंट जब जंक्शन की तरफ आता है तो पॉजिटिव लेना होता है बेटा, तो I1
ये I2 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, इट इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड जंक्शन, तो I2 प्लस का, एंड बेटा ये I3 है, जो I3 ये पॉइंट B से दूर जा रहा है, तो माइनस I इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये बन जाएगी बेटा आपकी इक्वेशन नंबर। तो आप चेक कर सकते हो, मैंने तीनों इक्वेशंस बना ली है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो 3 अननोन क्वांटिटीज है हमारे पास, 3 इक्वेशंस मैंने बना ली है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ योर एलिमिनेशन मेथड, जो आप क्लास 10 तक यूज करते हो। तो मैं एक बार तीनों इक्वेशंस को लिख देता हूं एक साथ, फिर इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यू कैन हैव अ लुक। ये तीनों इक्वेशंस अपनी बनी थी, मैंने तीनों इक्वेशंस लिख दी है। कैसे बनी थी? पहले लूप पे केवीएल अप्लाई किया, दूसरे लूप पे केवीएल अप्लाई किया, और हमें पहली दो इक्वेशन मिली। फिर हमें पता था कि हमारे पास 3 अननोन क्वांटिटीज है, तो एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी हमें। सो वी हैव अप्लाइड केसीएल ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास एक जंक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप पॉइंट बी को भी जंक्शन ले सकते हो, चाहो तो आप पॉइंट ई को जंक्शन ले लो, आपकी इक्वेशन यही बनेगी। ठीक है, इट विल रिमेन सेम। तो इन तीनों इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे तो अपना I1, I2, I3 निकल जाना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। तो बेटा सबसे सिंपल रहता है, देखो यहाँ पे आपका I3 I1 प्लस I2 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी देखो I3 है इस इक्वेशन में, यहाँ पे भी I3 प्रेजेंट है। तो आप एक काम कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 से I3 की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो। व्हेन यू विल पुट इट, आपको क्या मिलेगा? दो ऐसी इक्वेशंस मिल जाएगी जिसमें सिर्फ I1 और I2 प्रेजेंट होगा, और इसका फायदा क्या होगा? आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके I1 I2 की वैल्यू आपको I3 भी मिल जाएगा, बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है, तो बेटा इक्वेशन नंबर 3 को पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट, बेटा किरचॉफ रूल्स में थोड़ा सा कैलकुलेशंस लेंथी होती है, बट इक्वेशंस अगर आप बना लेते हो तो आउट ऑफ 3 आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो 1.5 मार्क्स और मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो एग्जाम में कभी आ जाता है और आपको समझना है आगे क्या करो, तो एटलीस्ट इक्वेशन को फॉर्म कर दो और उनको सॉल्व करने की ट्राई करो, तो आपको 2 नंबर के आसपास तक मिल जाएंगे। अगर आप उसको कंप्लीट सॉल्व करोगे यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो पुट करते हैं बेटा, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन फर्स्ट। तो बेटा ट्वाइस I3 की वैल्यू पुट करते हैं, I3 की वैल्यू I1 प्लस I2, प्लस में 5I1 इज इक्वल टू 12। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, 2I1 प्लस 2I2 प्लस में 5I1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहां से देखो बेटा 2I1 5I1 कितना बन जाएगा? 7I1 प्लस में 2I2 इज इक्वल टू 12। ये बन गया। इसको आप ले सकते हो इक्वेशन नंबर, मैं ए मान रहा हूं इसको। ठीक है, मैंने ए मान लिया। फर्स्ट इक्वेशन को हमने जब थर्ड इक्वेशन पुट की तो मेरी ये इक्वेशन बन गई। ऐसे ही लेट अस पुट इक्वेशन नंबर 3 इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में देखो बेटा I2 और I3 है, तो I3 में आप वैल्यू पुट करो, तो यहां पे आएगा 3I2 प्लस में ट्वाइस I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 6। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 3I2 प्लस में 2I1 प्लस में 2I2 इज इक्वल टू 6। तो बेटा 2I1, तो I1 एक ही है आपका, तो 2I1 लिख दिया, प्लस में बेटा 3I2 प्लस में 2I2 कितना बन जाएगा? 5I2 इज इक्वल टू 6। तो इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन। तो आप चेक करो, जब मैंने इक्वेशन नंबर 3 को फर्स्ट और सेकंड में पुट किया तो मुझे ये दोनों इक्वेशन मिली। अब इन दो इक्वेशंस का फायदा ये है, इन दोनों इक्वेशन में बेटा I1 और I2 प्रेजेंट है बस, वरना पहली दो इक्वेशंस आप चेक करते तो उसमें I1 I3 I2 I3 प्रेजेंट थे, तो आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते थे। राइट, अब आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करोगे और इनको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेट अस सॉल्व दीज। नाउ लेट अस सॉल्व दीज इक्वेशंस। ये इक्वेशन ए और बी मैंने टॉप पे लिख दी है।
एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं बेटा। तो सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू। I1 को एलिमिनेट कर देते हैं बेटा, ठीक है, या आप I2 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो किसी को भी आप निकाल सकते हो। तो I1 को पहले एलिमिनेट करते हैं, I2 को निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, ये 7I1 है, ये 2I1 है, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई दिस बाय 7 एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 7 जा 14, 14I1 आपका आ जाएगा, और 2 2 जा 4, तो आपका आ जाएगा 4I2। एंड बेटा यहां से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 24। अब 7 2 जा 14I1 आपका बनेगा, 7 5 जा 35I2, एंड बेटा 7 6 जा 42 आपका बनेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, माइनस साइन का यूज कर सकते हो। यू कैन माइनस देम विद ईच अदर, एक दूसरे से माइनस करो तो बेटा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड यहां आपको मिलेगा, तो माइनस 35 है एंड प्लस 4 है, तो आपको मिलेगा माइनस 31I2। तो बेटा यहां पे अगर आप माइनस करोगे तो 42 एंड 24 को आप माइनस करो, हाँ, तो आपका कितना बनेगा, माइनस 18। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो I2 की वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी 18 अपॉन में 31, एंड यूनिट करंट की होती है बेटा एम्पियर। तो I2 की वैल्यू अपनी निकल चुकी है 18 अपॉन में 31 एम्पियर। बेटा आंसर थोड़े से वियर्ड आते हैं इन केसेस में, पर ऐसे ही आंसर आते हैं। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। अब बेटा मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे I1 भी निकालना है, तो आप इस इक्वेशन को पुट कर सकते हो किसी में भी। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर बी में इसको पुट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर बी में, ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर बी, ठीक है, तो 2I1 प्लस में 5I2, तो 5 और I2 की वैल्यू है बेटा 18 अपॉन में 31 इज इक्वल टू क्या है, 6 है। तो 2I1 और 18 5 जा होता है बच्चा 90 अपॉन में 31 इज इक्वल टू 6। तो अगर सॉल्व करेंगे आगे बेटा, तो 2I1 विल बी इक्वल टू 6 माइनस में 90 अपॉन में 31। सॉल्व करोगे इसको बेटा, एलसीएम आएगा 31 आपका, ठीक है। तो 31 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका बनेगा 186 माइनस में 90। चेक कर लो, 3 6 18 186 यू विल बी गेटिंग। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेटा 96 अपॉन में 31। तो आपकी 2I की वैल्यू आ जाएगी 96 अपॉन में 31। तो बेटा I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की टेबल में कैंसिल होगा, तो ये बनेगा आपका 48। तो आपका आंसर बनेगा 48 अपॉन में 31 एम्पियर। तो बेटा I1 की वैल्यू आ गई 48 अपॉन में 31 एम्पियर। ठीक है, तो मैंने पहले 3 इक्वेशंस बनाई किरचॉफ रूल्स का यूज करके, फिर थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड में पुट किया, इक्वेशन नंबर ए एंड बी बनाया, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, I2 की वैल्यू निकाली, I2 को पुट कर दिया, ए या बी में किसी में भी पुट करोगे यू विल बी गेटिंग I1। अब I3 हमें निकालना। नाउ बेटा लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I3। तो I3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्वेशन नंबर 3 से। I1 I2 अपना निकल चुका है, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन अब वैल्यू पुट करो, I3 विल बी इक्वल्स टू आपका I1 दैट इज 48 अपॉन 31 प्लस बेटा योर I2 की वैल्यू है 18 अपॉन 31 एम्पियर। एलसीएम आप लोगे तो 31 ही बनेगा, एंड 48 प्लस 18 इज बेटा आपका 66। योर I3 इज गोइंग टू बी 66 अपॉन में 31। तो बेटा इस तरह से किरचॉफ रूल का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लेंथी होता है आई नो। तो बोर्ड एग्जाम में कभी किरचॉफ का क्वेश्चन आपका आया और उसके साथ चॉइस में कोई और क्वेश्चन है, और अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो गो फॉर दैट क्वेश्चन, क्योंकि किरचॉफ रूल का क्वेश्चन वैसे तो इजी होता है, आप इक्वेशन बना लो सॉल्व करना, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, आपका टाइम काफी कंज्यूम करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वही है मेरी एडवाइस तो यही है, अगर आपके 2 क्वेश्चंस हैं, अगर और पार्ट है इसके साथ में, अगर वो क्वेश्चन आपको आता है, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो गो फॉर दैट क्वेश्चन। हाँ, अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है तो आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और ये टाइम लेता है बेटा। तो बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को लास्ट में करो तो अच्छा रहेगा, जब आपका पूरा पेपर फिनिश हो चुका है, वरना ये भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन आपका 20-25 मिनट ले ले,
तो उसकी वजह से आपके बाकी क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं, ठीक है। तो वेन एवर किरचॉफ क्वेश्चन कम देन गो फॉर लास्ट में करो इस क्वेश्चन को, आपकी इक्वेशन बहुत क्विकली बन जाएगी। इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं होती, उनको सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। एंड सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, आपकी क्लास 10 तक का एक बेसिक प्रोसेस होता है एलिमिनेशन मेथड, और वही है, सॉल्व करना टाइम तो लेता ही है, ठीक है। तो आज मैंने आपका एक क्वेश्चन डिस्कस किया है किरचॉफ रूल का, दैट हैव ऑलरेडी कम इन योर बोर्ड एग्जाम। टुमारो आई विल बी टेकिंग योर अनदर क्वेश्चन ऑफ किरचॉफ रूल दैट हैव ऑलरेडी कम। थोड़ी सी अलग वैरायटी है, कुछ अलग तरीके से उसको पूछा गया था। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू टुमारो। बाय, टेक केयर।